नमस्कार। आज हम फिर से उपस्थित हैं डॉक्टर श्री अजीत कुमार पाठक जी के साथ। ये पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और साथ में टैक्सेशन के भी अधिवक्ता हैं और टैक्स फेयर फोरम के अध्यक्ष भी हैं। हिंदी भाषा में सभी विभागों में कार्य हो, इसके लिए हिंदी भाषा मातृभाषा अभियान के भी संयोजक हैं और भाषा के लिए लगातार कार्य करते हैं। कई पुस्तकों के भी लेखक हैं। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर श्री अजीत कुमार पाठक जी का। धन्यवाद। स्वागत है आपका। सर, आप टैक्सेशन के एडवोकेट हैं और जो अभी वर्तमान में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार जो किया है, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? देखिए, अगर ईमानदारी की बात करें तो हमारा जो टैक्स सिस्टम है इतनी इसमें खामियां हैं कि जो टैक्स का पर्पस है पूरे तौर पर सॉल्व नहीं होता है। टैक्स कलेक्शन हमने कई बार कहा कि इस देश का टैक्स सिस्टम अगर ठीक हो जाए तो भ्रष्टाचार में कमी हो जाएगी। आखिर पहले हम लोगों को ये सोचना है कि हम लोगों को टैक्स क्यों देना है और कैसे देना है। कैसे देना इस देश में डिसाइड सरकार करती है और क्यों देना है ये टैक्स पेयर्स डिसाइड करता है। सैलरी होल्डर्स को छोड़ दीजिए तो बिजनेस क्लास को जो वो चाहता है वही वो टैक्स देता है। उस छेद को, उसमें जितनी कमियां हैं, उस कमियों को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक टैक्स सिस्टम सही नहीं होगा। कई उदाहरण हैं, आप कई सेक्शंस हैं इनकम टैक्स में जो यह भी बताता है कि ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा, लेकिन हम लोग उसमें खामियां निकालते हैं और अपने टैक्स पेयर्स को उसका फ़ायदा देते हैं। इसका कारण है कि टैक्स सिस्टम में दोष है और इसको बिना अमेंड किए हुए इस देश का टैक्स सिस्टम सही नहीं होगा। सर, इस बार जो इनकम टैक्स के फॉर्म इंस्टॉलमेंट पर रिलीज़ किए गए, पहले कुछ दिन पहले ITR 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3, फिर 4, 5 और 6 को आने में महीनों लग गए और अभी 5 तब आया जब टाइम बहुत कम बचा था। तो ये सब क्यों होता है? मैंने CBDT से इस मामले पर पत्राचार किया था। उनका जवाब आया कि हम लोग कुछ फॉर्म्स के उस फॉर्म में बदलाव कर रहे हैं और उस बदलाव के कारण, चूँकि बदलाव करने में हम लोगों को टाइम लगता है, इसलिए मैंने डेट बढ़ा दिया है। जो 31 जुलाई को हम लोग 15 सितंबर तक कर रहे हैं अब, और 15 सितंबर वाली डेट को आज भी 15 सितंबर रखा, लेकिन वो ऑडिट के केस को 31 अक्टूबर कर दिया गया है। हमें ये कहना है कि आज तक वो जो फॉर्म्स हैं, उस फॉर्म्स में जो अमेंडमेंट्स उनमें किया, उसमें आखिर क्या उसमें कौन ऐसी बात, विशेष बात मिली हमें कि जिससे उसमें बहुत सा टैक्स रिफॉर्म्स का बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं बात आती है कि जब आपने 15 सितंबर तक बढ़ा दिया तो 31 अक्टूबर तक ऑडिट और नॉन ऑडिट को क्यों नहीं किया जा सकता था? सर, 15 सितंबर की अगर बात करें तो आपको ध्यान होगा 14, 15 और 16 3 दिन तो इनकम टैक्स का साइट काम ही नहीं किया है। बिल्कुल। ये इस बार सरकारी आंकड़ा के आधार पर हमारा पिछली बार जितना है उसमें 30% सरकारी रिकॉर्ड के साथ 30% हमारे टैक्स पेयर्स बढ़े। उसका कारण ये नहीं है कि
एक तो सबसे बड़ी बात है कि इनके पास जो टैक्स जो फाइलिंग का सिस्टम है वो लास्ट टाइम में ऐसा हो जाता है, वो क्रैश हो जाता है, कुछ चलता ही नहीं। 3 दिन 4 दिन 5 दिन बिल्कुल आप घूमते रहता है, उसमें काम नहीं होता है। लेकिन उसके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि भाई हर लोगों का रिटर्न चला जाए। हर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है और आप इसको अमेरिका बनाना चाह रहे हैं। टैक्स सिस्टम आप गांव में या आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, बहुत जगह इंटरनेट नहीं रहने के कारण आपके पास रिटर्न सही नहीं जाता, और जाता भी है तो वो आधा अधूरा जाता है। इसकी भी समस्या है हम लोगों के पास। हमारा ये मानना है कि टैक्स ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्यों नहीं सरकार ठीक करती है ताकि हर लोग सही ढंग से अपना रिटर्न डाल सकें। या कहीं सरकार की मंशा ऐसी तो नहीं कि आप टैक्स ये टाइमली फाइल ना करो, बाद में तो हम 1000 रुपये और 5000 रुपया तो वसूल लेंगे। ये तो कहा ही जा सकता है, ये तो किसी को भी कहा जा सकता है कि भाई 3 दिन 4 दिन क्यों आपका सिस्टम नहीं काम करता है, उस पर कभी विचार। और ये आज से नहीं हो रहा है, जब से ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है तब से ये काम शुरू हुआ है कि लास्ट 3 दिन 4 दिन काम ही नहीं चलता है, कभी काम नहीं होता है। सर ऑनलाइन तो आपका 2008 से शुरू हो गया था, लेकिन 16 के बाद जितनी परेशानियां हुई है क्या पहले हुई थी? हमें जहाँ तक याद है, मैंने ऑनलाइन की बात, हमने तो 15-16 असेसमेंट ईयर से काम शुरू किया ऑनलाइन का, अभी तक तो ऑफलाइन था 15-16 से। लेकिन हर साल ये लास्ट डे 31 मार्च होता था, लास्ट डे पिछले 31 मार्च को, मैंने 28 मार्च के बाद कोई काम नहीं होता था। 28 मार्च के बाद हम लोग बैठ जाते थे, मैंने दिन भर में 2 या 3 रिटर्न। इस बार भी क्या हुआ, 1 दिन बढ़ाया गया डेट, कमाल की बात हुई, 1 दिन बढ़ाया गया और उस दिन कोई काम नहीं हुआ। मैंने 2-3 रिटर्न हमारा दिन भर में फाइल हुआ और काम ही नहीं किया, बेमतलब का 1 दिन का बढ़ा गया। और सरकार ने घोषणा किया कि 1 दिन बढ़ा दिया मैंने, और 1 दिन बढ़ाने का कोई तुक नहीं था। या तो आप 15 ही रखते या फिर 31 अक्टूबर कर देते, लेकिन अब तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता सर। हर में 1000 और 5000 रुपये फाइन दीजिए आप। अच्छा, हमें ये नहीं समझ में आया कि 31 दिसंबर तक क्यों रखा गया है रिटर्न फाइल का, तो इस 31 मार्च को क्यों ब्रेक किया गया, उसके बाद आप रिटर्न डालिए तो उसके लिए फिर फाइन दीजिए। इससे इतना सरलता, सिस्टम को सरल करना चाहिए, सिस्टम को इतना उलझा के रखिएगा आम लोग टैक्स पे, इसीलिए लोग टैक्स देने से भागता है या रिटर्न फाइल करने से भागता है। सिस्टम में सिंप्लिसिटी नहीं है। जो किसी भी देश के सिस्टम में सिंप्लिसिटी जब तक नहीं होगी तब तक वो सही ढंग से काम नहीं करेगा। इस सिस्टम को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि सरकार अभी टैक्स से ज़्यादा पेनल्टी पे चल रही है, चाहे वो आपका जीएसटी हो या चाहे इनकम टैक्स हो, हर जगह पेनल्टी और सिर्फ पेनल्टी। इस मामले पर एकदम आप सही हैं कि सरकार, अच्छा कमाल की बात है कि इनका 2 विंग है, असेसमेंट विंग और पेनाल्टी विंग, 2 विंग है। पेनाल्टी विंग का नोटिस पहले आ जाता है, असेसमेंट का विंग का नोटिस बाद में आता है। मैंने अक्सर ये बात लगता है कि पेनाल्टी वाले ज़्यादा एग्रेसिव है और असेसमेंट वाले तो यही सब कान कि ये सिस्टम को जब तक बदलेंगे नहीं। अच्छा, हियरिंग, ऑनलाइन हियरिंग मैंने उसमें सही ढंग से एक एसएससी 4 बार गला कटता है। असेसमेंट कहीं होगा, अपील ऑनलाइन होगा, फिर ट्राइब्यूनल ऑनलाइन होगा और सही जस्टिस फिर हाई कोर्ट में आना पड़ेगा। मैंने अगर आपके पास एक 50,000 रुपये आपको फाइन लग गया तो उसको छोड़ाने में आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। आपकी स्थिति ये है कि आप सही ढंग से आपका ना असेसमेंट होता है। ये ऑनलाइन का सिस्टम जो है सबसे, इस सिस्टम को जितना जल्दी खत्म हो उतना अच्छा रहेगा लोगों के लिए। मतलब ऑनलाइन जो असेसमेंट का प्रोसेस है वो निरर्थक है और गलत है। निरर्थक नहीं, वो उबाऊ है। और अपील की प्रोसीडिंग्स
कब अपील होगा कोई पता नहीं, आपको पता ही नहीं होगा अपील कौन कर रहा है, आपकी भाषा जो अपील कर रहा है वो आपकी बात को सही ढंग से एक्सप्रेस हम लोग नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन में। और से अब 300 पन्ने का जैसे बैंक अकाउंट है, कहता है बैंक अकाउंट अपलोड कीजिए, अब 300 पन्ने का अपलोड करना, अब उसको हम बता ही नहीं सकते 300 पन्ने में कि कहाँ क्या देखना है, न क्रेडिट अमाउंट सही मिलता है न डेबिट अमाउंट, तो बैलेंस शीट सही कैसे बनेगा? 300 पेज का तो 2 MB में अपलोड भी नहीं होगा, नहीं होगा, मैक्सिमम लिमिट 2 MB का होता है। 2 MB है। अब ये समझ में नहीं बात आती है कि ये सिस्टम जो है ऑनलाइन का सिस्टम अपील में क्यों रखे हुए हैं, क्यों ट्रिब्यूनल में रखे हुए हैं? हम लोग तो पहले भी देखते थे कि वो जस्टिफाइड ये था कि हम लोग अच्छा, सबसे बड़ी बात ये नहीं है, एक सामने हियरिंग कराना और एक ऑनलाइन हियरिंग कराना, दोनों में अंतर होता है। एक्सप्रेशन से भी असेसिंग ऑफिसर समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, और उसमें तो कोई एक्सप्रेशन होता नहीं है। एक्सप्रेशन असेसमेंट में अनिवार्य है, इसलिए इंडियन जुडिशियल सिस्टम में चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो, इसमें एक्सप्रेशंस देखा जाता है, गवाही का एक्सप्रेशन देखा जाता है, वकीलों का एक्सप्रेशन देखा जाता है, और बिना एक्सप्रेशन के जस्टिस नहीं हो सकता है। सर, ये अभी बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है, और चुनाव में जब से ये सरकार आई है, इसने कह दिया कि अगर विधानसभा का आप चुनाव लड़ते हैं तो आप 40 लाख तक खर्च कर सकते हैं, लोकसभा लड़ते हैं तो 70 लाख तक खर्च कर सकते हैं। तो ये 40 लाख और 70 लाख का जो बैरियर इसने बना दिया, क्या आपको लगता है कि जस्टिफाइड है? जिसके पास 40 लाख होगा वही तो चुनाव लड़ेगा, और क्या वो भी 40 लाख जेन्युइन आता है बुक्स में? कानूनी तौर पर तो आपको 40 लाख से ज़्यादा नहीं दिखाना है, इतने हेड्स बने हुए हैं, और 40 लाख में आज के दौर में संभव नहीं है कि कोई आदमी 40 लाख में चुनाव जीत ले। 40 लाख को, सबसे बड़ी बात है 40 लाख को, मैंने ऐसा इन लोगों ने अकाउंटिंग सिस्टम बनाया है, ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है कि 40 लाख में आपको बिना झूठ सही किए हुए 40 लाख में चुनाव आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, हम चूँकि हमने इधर देखा है, पढ़ा है, उसमें कुछ ऐसे हेड्स हैं जिसको बना आप बिना मैनिपुलेशन किए हुए आपका 40 लाख रुपए नहीं हो सकता है। आम लोग इस चुनाव में आम लोग क्यों नहीं, अच्छे लोग क्यों नहीं चुनाव में खड़ा होते हैं? क्योंकि उनके पास एक तो 40 लाख का जो लिमिट है वो इस देश के लिए, विधानसभा के लिए बहुत ही कम है, आज के दौर में बहुत ही कम है। वो जमाना ख़त्म हो गया जब वो बना मतदाता एक वोट के साथ एक नोट भी गिराता था, वो दौर अब नहीं है। अब तो टैक्स पे जो मतदाता है, मतदाता आपसे कितना फ़ायदा उठा सकता है, वो वही मतदाता आपको वोट देता है कि आप कितना उसके लिए फ़ायदे की चीज़ है, कितना पैसा खर्चा कर सकते हैं, कितना आप खिला पिला सकते हैं, कितना तो बने लोकतंत्र। सही बात है कि इस देश के लिए अभी लोकतंत्र था ही नहीं, इस देश में लोकतंत्र के लिए अभी ना माहौल है। और लोकतंत्र, एक ही परिवार के लोग MLA होते हैं, मंत्री होते हैं, MP होते हैं, एक एक आदमी 4-4 राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है, विधानसभा में भी है, विधान परिषद में भी है, और 4 तरह का उसको, और जब नहीं रहेगा तो 4 जगह से उसको पेंशन आएगा। ये क्या सिस्टम है, हमको नहीं समझ में आती। ये बना, आज तक हमको नहीं समझ में आई कि आप 40 साल 30 साल नौकरी कीजिएगा तब आपको एक पेंशन मिलती है, वो भी अपने बहुत हिसाब से, और उन लोगों का कोई हिसाब नहीं। इसमें सर बिहार में कई पार्टियां हैं जिसको देखकर आपको लगता नहीं कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये इस देश में ये चुनाव नहीं, व्यापार है। चुनाव जो है आज व्यापार हो गया है। और अगर मैंने ये चुनाव कैसे व्यापार होता है, इसके लिए मैं अलग से किसी दिन बात करूंगा आपसे। इस बार तो हमने आर्टिकल डाला है अपनी पत्रिका में।
वही तो हमने कहा कि बना चुनाव जो है आजकल व्यापार है, और पैसे का कैसे ट्रांजैक्शन होता है और उस ट्रांजैक्शन में क्या क्या करना पड़ता है, वो उसको मैंने अभी बहुत नज़दीक से देखा है। तो इसमें ऐसा जो है, क्या एक ऐसी सिस्टम नहीं होनी चाहिए कि एक घर से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़े? आप लोकतंत्र में ऐसा नहीं कर सकते। तो ये कहाँ का सिस्टम है? क्या पार्टियों के कार्यकर्ता नहीं होते हैं कि हस्बैंड अपने वाइफ को टिकट दे रहा है, अपने पुतों को टिकट दे रहा है, समधिन को टिकट दे रहा है? ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये तो आम जनता को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए कि भाई आप तो परिवारवाद की बात करते थे और सारे परिवार में आपके लोग परिवार में, ये तो मतदाताओं को सोचना। नेता कौन बनाता है? मतदाता बनाता। और मतदाता अगर नहीं सोचेगा तो फिर तो वही बात होगी, किसी का नाम लेना। तो सारे नेताओं की यही स्थिति है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो मांझी जी हो, चाहे लालू जी हो, जितने लोग हैं सब लोगों की यहाँ परिवारवाद इतना ये है। आज आप देख लीजिए, आप तो बिहार विधानसभा के चुनाव में देखिए ना, एक दूसरे का रिश्तेदार इतना हमारे ख्याल से 71 रिश्तेदार खड़े हुए हैं नेताओं के, जो कि या तो चाचा है, भतीजा है, भाई है, पत्नी है। 71 रिश्तेदार हमने जोड़ा है अभी तक। अब देखिए क्या इस लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी बात है कि मतदाताओं को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। क्या इसके लिए कोई कानूनी पहलू नहीं है? जब व्यवस्था सड़ी हो, व्यवस्था ही सड़ी हो, जब कुएं में भंग पड़ी हो, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? ये जो विधानसभा या विधान परिषद के लोग या लोकसभा के ऐसा कानून बनने देंगे क्या? जब तो ये क्या लोकतंत्र जो आज दिख रहा है वो राजतंत्र से भी बदतर है। अरे अब लोकतंत्र इसको इसको कहते हैं छद्म लोकतंत्र। इसका जो है ना छद्म लोकतंत्र। लोकतंत्र है कहाँ? ईमानदारी की बात बताइए तो कहाँ लोक इसमें कहाँ है और तंत्र कहाँ है? न इसमें लोक है न तंत्र है। आप अभी तक इतने सालों से प्रैक्टिस में हैं, टैक्सेशन में, नेताओं के फाइल को कभी देखा है? बिल्कुल, कई लोगों को, उनको तो टैक्स लगता भी नहीं। उनको तो ये तो वो लाखों लाख रुपए कमाकर टैक्स नहीं देते हैं और साधारण जनता एक उतने ही पैसे में बेचारे को टैक्स देना पड़ता है। तो जिस देश में 45% जीडीपी का नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हो, तो क्या वो कभी ग्रोथ कर सकता है? नियम किसने बनाया है? तो इन मूर्खों के नियम को, ये तो सारे के सारे मूर्ख बैठे हुए हैं। संविधान, अगर भारत का संविधान मानते हैं तो जो नियम बनाया गया उसको मानना आपकी मजबूरी है। आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट में हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट वाले को, जज साहब को भी घूस दे दिया गया है कि आपका भी ये फंड से आपको टैक्स नहीं लगेगा, उनको भी टैक्स देने से रिलीफ है। तो हमने कहा ना कि पूरी व्यवस्था में जिससे आप न्याय देने मांगने की उम्मीद करते हैं वो खुद अपराधी बना हुआ है। तो सर, यहाँ पे लोकतंत्र को दुरुस्त करने के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अच्छे लोगों को राजनीति में अगर आ जाएंगे तो ये सारी समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो लोग आते क्यों नहीं हैं? इसलिए कि उनके पास 5 करोड़ रुपया नहीं है, वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। आज आम विधानसभा के मामूली चुनाव में वही आदमी जीत सकता है जिसको 3 C हो, कास्ट, क्रिमिनल और कैश। ये 3 C जिसके पास नहीं है वो चुनाव नहीं जीत सकता या चुनाव में नहीं लड़ सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने टैक्सेशन पे भी और वर्तमान चुनावी सिस्टम पे भी बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। आशा करते हैं कि दर्शकों को पसंद आएगा। आप हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें और इस प्रकार के साक्षात्कार को लगातार देखते रहिए।
आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।